जानतत्व रेशा या ऊन, ये एक एनिमल फाइबर है। इसको हम वूल के नाम से भी जानते हैं। ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इस कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती है। ये दोनों ही रेशे जानतत्व रेशे कहलाते हैं क्योंकि ये जानवर से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ से तथा रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। अब हम आते हैं इसको उद्गम एवं इतिहास के ऊपर। बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा करते हैं। संभवतः उनकी खोज शिकार युग में हुई होगी। सभ्यता से पूर्व अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था तथा उसके बालों से शरीर का आवरण करके स्वयं की धूप, सर्दी एवं वर्षा से बचाता था। इस प्रकार उसे खालों पर उपस्थित बालों के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। धीरे धीरे मानव ने यह अनुभव किया कि बहुत अधिक प्रयोग के पश्चात खाल पर उपस्थित बाल ताप एवं दबाव से आपस में सटकर चिपक जाते हैं। इस गुण को उपयोग उसने वस्त्र निर्माण में किया और इस प्रकार उसने बालों का फैलाकर या फंसाकर इंटरलॉक एवं जमाकर वस्त्र बनाना प्रारंभ किया और इसको हम फेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे नमदे बनाए जाते हैं और ये आज भी बनाए जाते हैं और ये प्रोसेस इसका यही सेम प्रोसेस है। उसने यह अनुभव किया कि खाल सहित बालों का अपेक्षाकृत केवल बालों से बने वस्त्र ज़्यादा आरामदायक हैं तथा अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि खाल क्या होती है, धीरे धीरे होकर कड़क हो जाती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको उसी स्थिति में रखने के लिए बहुत सारा फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, जो कि उस टाइम पे उन्हें मालूम नहीं था। और फिर खाल बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, इतने खाल को रखना, संभालना सब डिफ़िकल्ट होता था। तो इसलिए बालों से उन्होंने वस्त्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जिससे कि ठंडे प्रदेशों में ही पहले हुआ होगा ऐसा एज्यूम किया जाता है, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए ऊन का प्रयोग किया जाता है। आज भी बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना पड़ता है। जानवरों के मारने से उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती है, परंतु उन बालों के लिए वस्त्र बनाए जाने के लिए केवल शरीर के ऊपर से बालों को काटकर पतले धागे से बटकर उनसे बुनाई करके अथवा ताप, नमी व दबाव की उपस्थिति में जमाकर वस्त्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। सर्वप्रथम ऊनी निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। यहाँ अति प्राचीन काल यानी सन 80 एडी से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कोटि के ऊनी वस्त्रों का उपयोग राजा महाराजा अपनी पोशाकों में किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह प्रमाणित किया गया है कि मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। यहाँ अति प्राचीन काल से भेड़ पाले जाते थे व उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरियों द्वारा मेरिनो जाति की भेड़ों का पाला गया। इससे उत्तम कोटि के ऊन की प्राप्ति होती थी। इसे मेरिनो वूल के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन का उत्पादन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊनी वस्त्रों के मुख्य उत्पादन केंद्र बन गए। ठीक है, भारत में भी अति प्राचीन काल से ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। इसका प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों से एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त प्रतिमाओं से मिला है, जिसमें कि ऊनी कंबल, फेरन और अन्य परिधान मिले। उनकी श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षक डिजाइन एवं कोमलता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों के वर्णन मिलते हैं। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि पशुओं के खालों
को शरीर आवरण के रूप में प्रयोग किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यकारों हम प्रसिद्ध इतिहासकार मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन भारत में निर्मित ढाका की मलमल एवं अद्वितीय कश्मीरी शॉल सीजर के दरबार में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। कश्मीर के पश्मीना शॉल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता एवं आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर देशों के में प्रसिद्ध थे। वह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते थे, अत्यधिक गर्माहट देते थे। कश्मीरी शॉल के उद्योग को उन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने हेतु का श्रेय मुगल बादशाहों को जाता है। अब हम आते हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन देखिए कौन से होते हैं। अंगोरा बकरी सबसे पहले, फिर कश्मीरी बकरी, विक्यूना, ये पशुओं के नाम हैं जो जिनसे कि ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा आता है विक्यूना, देख लीजिए आप कैसा होता है। मैरिनो भेड़, लामा, अंगोरा खरगोश, देन अल्पाका, 2 कुम वाले ऊंट जो कि भारत में मिलते हैं। और इसके अलावा ये ऊंट की गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त उत्तम कोटि के ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको समझा रही हूँ ऊनी रेशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले वर्गीकरण का मतलब होता है कि आप किसे उनको अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। ये 2 तरीके से किया जाता है। एक तो प्राप्त ऊन कहाँ से प्राप्त हो रही है, क्योंकि हर जानवर की ऊन की क्वालिटी अलग होती है। आपने देखा होगा खरगोश की ऊन अलग होगी, अगर कोई डॉगी है तो उसके आप बालों में हाथ फिराएंगे तो उसकी जो बाल हैं वो अलग टाइप के होंगे, जबकि डॉगी के बालों से वो नहीं बनाए जाते, परंतु हर एक के जो बाल हैं उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले मेमने की ऊन, भेड़ के बच्चे की जो मेमना होता है, 8 माह के भेड़ के बच्चे की पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल, इसको लैम्स वूल कहते हैं, बहुत ही उत्तम कोटि के होते हैं। उसके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक एवं दोनों सिरे से नुकीले होते हैं। परंतु चूंकि ये भेड़ परिपक्व होती है, इसलिए उनके रेशों से पर्याप्त मजबूती नहीं होती है। इससे अद्वितीय, सुंदर, मुलायम एवं गर्म वस्त्र तैयार होते हैं। मैनो जाति के भेड़ों के मेमनों से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। उनके रेशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ऊन में उपस्थित शल्कों की संख्या भी अधिक होती है। शल्क क्या होता है? स्केल्स कहते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जब हम इसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं कुंवारी या वर्जिन ऊन। ये ऐसी ऊन होती है जो पूर्णतः नई हो, इसका प्रयोग पूर्व में नहीं किया हो। किसी भी जानवर की जब पहली बार ऊन निकालते हैं उसको वर्जिन वूल कहते हैं। फिर आता है वेदर वूल। ये 14 माह की भेड़ों के शरीर के पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार काटी जाने वाली ऊन वेदर वूल कहलाती है। यह ऊन अधिकतर गंदी एवं मटमैली होती है। फिर है खींची हुई ऊन, जो कि पुल्ड वूल कहलाती है। कुछ भेड़ों का मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों के मरने के पश्चात उसके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उसके शरीर पर चूना या अन्य रासायनिक विलोमक लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खिंच जाती है, परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी में के अंतर्गत आती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से ऊन निर्मल पड़ जाती है। साथ ही खींच कर निकालने से ऊन का जो तनाव है वो कम हो जाता है, वह फैल जाता है और दोबारा वे अपनी आकृति को नहीं प्राप्त कर पाती है। फिर आती है कोटी वूल। भेड़ों को लालन पालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों एवं मौसम में किया जाता है, तो साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया जाता, तो वैसे भेड़ों से प्राप्त ऊन भी निम्न कोटि की होती है। ऐसे ऊन रुक्ष, कड़े, गंदे, पास पास में बिल्कुल सटे, घने, कड़कीले एवं उलझे हुए होते हैं। इनसे नमदा बनाया जाता है। फिर आता है टैगलॉक ऊन। टैगलॉक ऊन भी
निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। टूटे फूटे एवं बदरंग रंगों वाली ऊन टैगलॉक ऊन कहलाती है। इससे निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन, दरियां आदि बनाई जाती हैं। मृत ऊन, ये जैसा कि नाम है डेड वूल कहलाती है और मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाती है। यह ऊन निम्न श्रेणी की होती है। इससे निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु अवस्था, दुर्घटनाएं या अन्य कारणों से हो सकती है। कालीन ऊन, कारपेट वूल, ये ऊन कड़ी, खुरदुरी, रुक्ष एवं छोटी होती है। इससे होती है और इसे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि इनका उपयोग केवल दरी या कालीन बनाने में किया जाता है। तो ऐसी ऊन को कालीन ऊन कहते हैं। अब क्लासेस ऑफ ऊन। क्लास 1 वूल, आप इसको थोड़ा सा ही पढ़ लीजिए। इसमें आप इसके भेड़ के उसमें से हिस्से में से आप देख सकते हैं कि ऊन की जो क्वालिटी है वो अलग अलग कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 यहाँ से, नंबर 2 यहाँ से, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और निम्न कोटि की जो मिलती है वो है 9, 10, 11 और ये 12वां। इन हिस्सों से जो प्राप्त ऊन होती है वो बहुत ही निम्न कोटि की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हम पार्ट पे आते हैं वुल के काइंड्स ऑफ वुलन फैब्रिक। वुलन फैब्रिक के प्रकार। वुलन फैब्रिक को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, वुलन फैब्रिक और वर्स्टेड फैब्रिक। वुलन फैब्रिक, एक से, हेलो गर्ल्स, सुनाई दे रहा है आपको? ओके। ऊनी वस्त्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वुलन फैब्रिक। ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। ऊनी वस्त्र पहले वुलन और फिर वर्स्टेड फैब्रिक। और ये दोनों को क्यों अलग अलग किया है इसके बारे में हम समझेंगे। वुलन फैब्रिक, ये दोनों की अलग अलग खासियत है, दोनों के अलग अलग प्रयोग हैं। कौन से रेशे से बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले आप ऊन किस प्रकार की काम में ली जाती है, ये वर्स्टेड है और ये ऊनी है, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंस बिटवीन वुलन एंड वर्स्टेड फैब्रिक को समझेंगे। जो वुलन फैब्रिक है वे छोटे रेशे से तैयार किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं, जबकि वर्स्टेड ये लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र रेशे घुंघराले घुमाव के होते हैं और वर्स्टेड के रेशे सीधे होते हैं। ऊनी वस्त्र केवल धुनाई प्रक्रिया द्वारा रेशे को समानांतर किया जाता है, तत्पश्चात सीधे ही कताई स्पिनिंग कर दी जाती है। जबकि रेशे की इसमें वर्स्टेड में रेशे की धुनाई के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया द्वारा इन्हें समानांतर किया जाता है। ये जो कार्डिंग, कॉम्बिंग, ये हम अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ऊनी वस्त्र के रेशे आंशिक रूप से समानांतर होते हैं, जबकि वर्स्टेड वस्त्र के रेशे पूर्णतः समानांतर होते हैं। ऊनी वस्त्र, इनकी बटाई अधिक नहीं की जाती है, जबकि इसकी बटाई अधिक की जाती है और इसके कारण इसमें ऐंठन अधिक होती है तथा जो रेशा है, धागा है, वो मजबूत एवं टिकाऊ होता है और वुलन का कम मजबूत होता है। वुलन के सतह पर रोएं उठने से फुज्जीदार दिखते हैं, साथ ही सतह खुरदरी लगती है, जबकि वर्स्टेड की सतह चिकनी एवं आकर्षक दिखती है। वस्त्र टिकाऊ एवं मजबूत बनता है, उसका वस्त्र थोड़ा सा कमज़ोर होता है, सर्विसेबिलिटी भी कम होती है। वुलन फैब्रिक का जो वस्त्र है वर्स्टेड वस्त्र से भारी परंतु मुलायम होता है, जबकि ये वस्त्र हल्का होता है परंतु इतनी सॉफ्टनेस नहीं होती है। इस पे वुलन फैब्रिक पर की गई इस्त्री कम टिकाऊ होती है, जबकि इस्त्री की ही नहीं जाती, बहुत कम जगह आपको लगेगा कि इसमें इस्त्री की जाती है। जबकि वर्स्टेड पे इस्त्री करना
आवश्यक भी होता है और टिकाऊ भी होती है। इनकी बुनाई वुलन की बुनाई ढीली होती है, इसलिए इन पर अधिक आकर्षक डिज़ाइन के वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक इनकी बुनाई सघन होती है, अतः आकर्षक डिज़ाइन के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इसकी वुलन की सतह खरदरी होने में इनका धूल कण, गंदगी, मिट्टी आदि शीघ्रता से प्रवेश कर लेते हैं और इन्हें गंदा कर देते हैं और धोने के पश्चात शीघ्रता से सफाई भी हो जाती है। इसकी वर्स्टेड की सतह चिकनी होने के कारण इनमें धूलकण, मिट्टी व अन्य गंदगी सरलता से प्रवेश कर पाती है, जिस कारण वस्त्र जल्दी गंदे नहीं हो पाते। इसमें दबाव पड़ने से वस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है, रेशे खिंच जाते हैं, जो पुनः अपनी आकृति नहीं प्राप्त कर पाते। परंतु वर्स्टेड में दबाव पड़ने से इनका आकार नहीं बिगड़ता है, साथ ही ये शीघ्रता से अपनी आकृति प्राप्त कर लेते हैं। वुलन फैब्रिक इन पर मृदु परिसज्जा यानी सॉफ्ट फिनिशिंग की जाती है, जैसे भाप देना, रोएं उठाना आदि, परंतु इस पे हार्ड फिनिशिंग दी जाती है, जिसके फलस्वरूप सतह चिकनी हो जाती है, जैसे रेशों को झुलसाना आदि। वुलन फैब्रिक रेशे को अन्य रेशों के साथ मिश्रित कर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जबकि वर्स्टेड इन्हें आसानी से दूसरे रेशों के साथ मिश्रित नहीं कर सकते हैं। वुलन फैब्रिक इनमें रोएं उठे होने से इनके बीच में हवा फंस जाती है, अतः ये अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं, जबकि वर्स्टेड ये भी गर्माहट प्रदान करते हैं, परंतु इसमें अस्तर की आवश्यकता होती है, तो डबल लेयर होने से गर्म है, ऊनी है, प्लस लेयर एक और है अस्तर की, तो इसलिए ये गर्माहट ज़्यादा देते हैं। इनका प्रयोग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे वुलन से कम मूल्यवान वस्त्र जैसे स्वेटर, बनियान, शॉल, पुलोवर, कंबल, कार्डिगन, फलालेन, हौजरी के सामान आदि बनाए जाते हैं, जबकि वर्स्टेड से गर्म सूट, चेस्टर, कोट, ओवरकोट, सूटिंग जैकेट आदि बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुल यानी ऊन का उत्पादन कैसे होता है। सबसे पहले भेड़ों से ऊन काट कर एकत्र करते हैं, जो कि मशीन या हाथ के द्वारा की जाती है। ये कुछ औजार है हाथ से क्लिप करने के, हाथ से कैसे काटी जाती है ऊन उसके, और मशीन भी होती है। मशीन आपने 3 इडियट्स में देखी होगी, जिसमें साइकिल से ऊन कैसे काटी जाती है ना, तो मशीन। फिर उसके बाद में उनकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है, जिसमें कि लंबे, बारीक, प्रत्यास्थता, मजबूत, अलग अलग किस्म के रेशे अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। लंबाई की ग्रेडिंग इस प्रकार की जाती है, जो सबसे फाइन होते हैं ये वो माइक्रोन सीमा और उनके गुण, और उनको अलग अलग A, B, C, D कैटेगरी में डालते हैं। फाइन जो है वो A में, फिर B में मीडियम, 3 में लेस मीडियम, और D में कोर्स यानी कि मोटे वाले रेशे। फिर सफाई एवं धुलाई की जाती है। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आता है, फर्स्ट वाले उसमें, कि कार्बनाइजिंग क्या होता है। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि क्लीनिंग एंड स्कारिंग, ऊन की सफाई एवं धुलाई, इसको करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले है साबुन का घोल, स्कारिंग विद सोप सॉल्यूशन। साबुन के घोल में डाल के यह प्रक्रिया की जाती है और मशीनों से की जाती है। उसमें उसको घोल में डाला जाता है। धुलाई हेतु 4 बड़े हौज प्रयोग किया जाता है। पहले हौज में गर्म पानी में साबुन का घोल बनाकर रेशों में डाला जाता है। दूसरे, तीसरे, चौथे हौज में साफ पानी रहता है। साबुन पहले घोल में डालने के पश्चात रेशों को दूसरे, तीसरे व चौथे हौज में बारी बारी डालकर खंगालते हैं, ताकि साबुन का जो झाग है वो पूर्णतः हट जाए। दूसरा है वाष्पित घोलक, जिसको कि हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, जो कि उड़ जाते हैं, अपने आप उड़ जाते हैं। इसके विधि द्वारा रेशों को ऑयल, ग्रीस आदि को हटाया जाता है। इसके लिए वाष्पित घोल जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, नेफ्ता, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के घोल में ऊनी रेशों को डाला जाता है। इससे चिकनाई घुल जाती है
और रेशे साफ हो जाते हैं, स्वच्छ एवं नरम हो जाते हैं और जो घोल है वो पुनः अपने आप उड़ जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस कार्बोनाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें उपरोक्त दोनों विधियों से रेशे साफ नहीं हो पाते हैं। वह उनमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ, जैसे भेड़ें जब चरने के लिए जाती हैं तो उनमें लकड़ियाँ, पत्ते, सूखी डस्ट और बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ उसमें फंस जाती हैं। तो उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए उन्हें भेड़ों को नहीं, रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सेल्यूलोज जो है वो घुलनशील होता है, तो उसमें घुल जाता है और इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इससे सभी प्रकार की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा रेशे स्वच्छ एवं हल्के हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा और इस पर अपना इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए। नेक्स्ट है सुखाना या ड्राइंग करना। ऊन की धुलाई के पश्चात उन्हें सुखाया जाता है, परंतु ऊन को पूर्णतः नहीं सुखाया जाता, बल्कि इसमें 12 से 16% तक आर्द्रता रखी जाती है ताकि इसमें कड़कपन ना आए और आगे की प्रक्रिया की जा सके। फिर स्टीमिंग की जाती है, जिससे अगर पूरे रेशे सूख जाए तो उसको स्टीमिंग करके थोड़ी सी ह्यूमिडिटी उसके अंदर डाली जाती है ताकि उसका लश्चर या चमक बनी रहे। तदुपरांत तेल लगाना, उसमें ऑयलिंग लगाई जाती है। इसमें जैतून का तेल, ग्लीसरीन या सूअर की चर्बी लगाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। इससे रेशे नरम और चिकने हो जाते हैं। तत्पश्चात मिश्रित करना, यानी कि जो एक श्रेणी के जो रेशे हैं उनको आपस में मिलाया जाता है, या इसमें विभिन्न धागों को, रेशों को भी मिला लिया जाता है ताकि उच्च कोटि और निम्न कोटि, निम्न नहीं उससे कम, क्योंकि उत्तम कोटि के ऊन बहुमूल्य होती है और उसके ग्राहक उतने नहीं होते हैं, तो इसको मीडियम कोटि का बनाने के लिए इसमें ब्लेंडिंग की जाती है। फिर धुनाई या कार्डिंग की जाती है। धुनाई में रेशों को अलग अलग किया जाता है और इसमें अगर ऊनी वस्त्र बनाते हैं तो जिन्हें रोलर्स के बीच से निकाला जाता है उनमें तार के दांत लगे होते हैं। इससे रेशे फंसकर निकल जाते हैं तथा धूलकण, गंदगी व बाहरी अशुद्धियाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं। रेशे भी आंशिक रूप से समानांतर हो जाते हैं। कंघी करना या कॉम्बिंग, कंघी करने की प्रक्रिया भी उन्हीं रेशों पर ही की जाती है जिनसे वस्टेड फैब्रिक बनाना हो। इस प्रक्रिया के दौरान लंबे एवं बड़े रेशे भी समानांतर हो जाते हैं। कम लंबाई के रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। वह धूलकण, वनस्पतिक शुद्धियाँ व अन्य फंसी गंदगी दूर हो जाती है। इसके पश्चात इनकी पोनियाँ या स्लीवर बनाए जाते हैं। उनके लंबे रेशे, सीधे रेशे को टॉप्स कहा जाता है। छोटे रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित कर अनेक प्रकार के उपयोगी ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर की जाती है खींचना या ड्राइंग। खींचने की प्रक्रिया केवल उन्हीं टॉप पुनियों की जाती है जिनसे वस्टेड फैब्रिक बनाना होता है। तदुपरांत स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग या कताई प्रक्रिया हल्का बटी पुनियों को खींचकर पतला धागा तैयार करना होता है और ये भी वस्टेड फैब्रिक पर किया जाता है और इसके लिए म्यूल फ्रेम का यूज़ किया जाता है। ऊनी वस्त्र के लिए तो धागे का कताई म्यूल फ्रेम से की जाती है। इससे धागा मोटा, मुलायम और फुज्जीदार बनता है तथा वस्टेड फैब्रिक के लिए कताई के लिए रिंग फ्रेम का प्रयोग किया जाता है या कैप, फ्लेयर, म्यूल आदि फ्रेमों का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु धागे को महीन, पतला, चिकना, गोलाकार एवं कड़ा बनाना अनिवार्य होता है। कताई के पश्चात धागों की लच्छियाँ के रूप में समेट लिया जाता है। ऊनी वस्त्र की कताई इकहरा सूत, 1 प्लाई यान, दोहरा सूत, 2 प्लाई यान या 13 या 3-4 प्लाई सूत, जिसमें 2, 3, 4 सूत का आपस में मिलाकर कताई की जाती है। इकहरा प्लाई एवं दोहरा प्लाई सूत मशीन बुनाई के लिए रखा जाता है। 3 व 4 प्लाई सूत का प्रयोग हाथ की बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। उसके पश्चात बुनाई की जाती है, यानी कि वीविंग। और वीविंग के क्योंकि इनका प्रयोग पुलोवर, स्कर्ट्स, जैकेट, स्वेटर, कंबल आदि के लिए किया जाता है, तो जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार इसकी वीविंग की जाती है। जनरली वुलन फैब्रिक प्लेन या 12 वीव से बनाए जाते हैं तथा जो वस्टेड फैब्रिक में
ट्विल वीव के अलावा ट्विल वीव के जो सहायक वीव्स होती है उनका भी प्रयोग किया जाता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर वीव्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे कोट, ओवरकोट, सूटिंग जैकेट आदि बनाए जाते हैं। फिर भराई की जाती है या जिसको हम फुलिंग कहते हैं। इसमें भराई करना आवश्यक होता है। वस्त्र जब बनकर तैयार होता है तो इनकी भराई इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि बहुत हल्के हो जाते हैं। तो साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है जिससे रेशों का आपसी दूरी कुछ कम हो जाती है तथा आपस में फंस कर एक दूसरे से सट जाते हैं। साथ ही वस्त्र को बिना सिकुड़ना रहता है, सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार गर्मी, नरमी एवं दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी में धोने की प्रक्रिया को फुलिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फुलिंग इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। फैब्रिक्स आर फिल्ड बाय मॉइस्चर, हीट एंड फ्रिक्शन। पश्चात ब्लीचिंग और रंगाई की जाती है। ब्लीचिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से की जाती है और वेट डाइज का प्रयोग किया जाता है या क्रीम कलर का प्रयोग, इंडिगो क्रीम कलर का प्रयोग किया जाता है। लाइट पेस्टल शेड्स में भी ऊन को रंगा जा सकता है। पश्चात परिसज्जा एवं परिष्कृति। परिसज्जा यानी कि उसको सजाना। सजाने के लिए गांठों को काटा जाता है, सतह को चिकना बनाया जाता है, भाप दी जाती है। वस्त्रों को चिकन प्रतिरोधी बनाने के लिए रेशे पर उपस्थित शल्कों को हटाने की परिसज्जा की जाती है। इस प्रक्रिया में पेपेन नामक एंजाइम की प्रतिक्रिया कराई जाती है जिसमें शल्क नरम व चिकने हो जाते हैं। यह पेपेन पापा नामक पेड़ से प्राप्त होता है। यह पेड़ भारत, श्रीलंका एवं अफ्रीका में पाया जाता है।